Hello students, welcome back in online teaching class. Standard 11th NCERT syllabus, subject biology, chapter number 8, cell the unit of life. In this lesson, I explain you what is the meaning of cell theory and overviews of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell. Now at first the meaning of the cell. Cell is the life process which life process start. जो लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करती है वही सेल है. जिसके अंदर सेल है वह ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. ओके स्टूडेंट. एंड द मोस्ट स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द सेल. ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर अगर स्टार्ट होता है हम बोलते हैं कि इसके अंदर लाइफ है, यह लिविंग है. तो इट मीन्स उसके अंदर सेल का स्ट्रक्चर बन गया है. और सेल के लिए यूनिसेलुलर से लेकर करके मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स और हायर प्लांट तक होते हैं. जिसके सबसे जो फंक्शनल यूनिट होती है वह है सेल. ठीक है. और सेल जो होती है यह एक इंडिपेंडेंटली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हमारा लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो वो इंडिपेंडेंटली स्ट्रक्चर है. और सेल थ्योरी जो है सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दी थी वह नेम याद रखिएगा कि सेल कॉन्सेप्ट जो है कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ प्रोसेस की सेल है. ये दिया गया था 1838 में. और कौन से साइंटिस्ट थे वे थे मैथियस चैलेंट और जर्मन बोटेनिस्ट थे. ठीक है. इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कवर हुआ तो सेल के सभी ऑर्गेनिल्स जो होते हैं वह डिस्कवर हुए. देखिए यह एक मैं आपको एक डायग्राम से यहाँ पर शो करती हूँ कि किस तरह से सेल बनती है, किस तरह से उसके ऑर्गेनील होते हैं और किस तरह से उनकी यहाँ पे डिस्कवरी हुई. यहाँ जो है मैं आपको एक एनिमल सेल का जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर जो स्ट्रक्चर फाइंड किया गया है वह यहाँ पे ड्रॉ करके बता रही हूँ कि यहाँ पे ये सेल है, ये सेल वॉल है. ठीक है. सेल वॉल, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वह कहलाता है साइटोप्लाज्म. ओके, ये 3 पार्ट किसी भी सेल के होते. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तब सेल के अंदर ये सभी धीरे धीरे ऑर्गेनिल्स ढूंढे गए थे. सेल के जो पार्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शंस करते हैं वो सब कहलाते हैं ऑर्गेनिल्स. तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको शॉर्टकट में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेल की किस तरह से डिस्कवरी हुई, इसके कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं, फिर आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. तो यह देखिए यहाँ है सेल वॉल. ठीक है. और सेल वॉल जो होती है प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर डिफरेंट होती है. एनिमल्स के अंदर ओनली ये मेम्ब्रेन होती है और सेल और जो प्लांट होती है उसके अंदर सेलुलोज, लेक्टिन और म्यूसिलेज ये सब की होती है. और वह जो होती है 2 वॉल में अंदर होती है प्लांट में, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो उनके लिए वह एक ही जगह पर स्ट्रेट इरेक्ट खड़े रहते हैं. तो उनको इसके लिए सेल वॉल जो होती है वह उनको स्ट्रेट देने के लिए थोड़ी पावरफुल डबल लेयर वाली होती है. जबकि एनिमल्स के अंदर ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही बनी हुई होती है. ठीक है. फिर इसके आता है यहाँ पर सेंटर के अंदर जो होता है वह होता है न्यूक्लियस. ठीक है. और न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स होता है और यह इसके अंदर होते हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए. इस तरह से न्यूक्लियस जो है वह सेल का इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिसे हम इसे जैसे हमारी पूरी बॉडी का मास्टर जो होता है माइंड होता है, जैसे कंप्लीट सेल का मास्टर जो है न्यूक्लियस है. फिर इसके अंदर होने वाला फ्लूइड, इसका फ्लूइड कहलाता है साइटोप्लाज्म. ठीक है. फिर यहाँ से इसकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जाती है जो 2 टाइप्स की होती है, स्मूथ और रफ. और इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं. डीएनए, आरएनए जब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह सेल डिवीज़न के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो ये राइबोसोम्स जो यहाँ पे बने होते हैं इसी से प्रोटीन सिंथेसिस करता है. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है न्यूक्लियस से अटैच होती है और स्मूथ और रफ़ होती है. जो स्मूथ होती है उस पर राइबोसोम्स नहीं होते, रफ़ पे राइबोसोम्स होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं उसको सेल से लेकर के दूसरे जो ऑर्गेनिल्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पर उसका क्या करना, डिफ्यूजन्स करना और उसका ट्रांसपोर्टेशंस करना. फिर यहाँ पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह सेल का पावर हाउस माना जाता है क्योंकि हमारी जितनी भी एटीपी और एडीपी होती है वह इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है. फिर होता है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स जो होते हैं सुसाइड बैग कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर इसकी सेल वॉल जो होती है उससे अटैच होते हैं और यहाँ पे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स यहाँ पे एंट्री किया सेल के अंदर तो ये लाइजोसोम्स उसको एंजल कर लेते, निगल लेते, इसीलिए और हमारी बॉडी को इससे प्रोटेक्ट करते, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग्स कहा जाता है. फिर आता है गोल्जी एपेरट. गोल्जी एपेरटस जो होता है यह इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस और जो ग्लाइकोजन लिपिड्स फैट्स जो होते हैं उनके
और उनको डिफ्यूजन्स का और ट्रांसपोर्टेशंस का वर्क करता है। फिर आते हैं वैक्यूल्स। यहाँ पे जो सर्कल बने होते हैं छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं, जो रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं सेल को। और सेल की सेल वॉल जो होती है वो उसको प्रोटेक्शन देती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल, जो इसके अंदर ऑर्गेनिल्स जितने भी है सेल के उनको प्रोटेक्शन देती है, स्पेस देती है, और एक सेल दूसरी से नहीं मिल पाए और वहाँ से बाहर से उसको प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वह ब्रिटिश साइंटिस्ट जो थे, यहाँ पे जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस शिलर्स ने 1838 में दिया था। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, उसके अंदर शेवान ने यहाँ पर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ पर डिस्कवरी की थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। फिर यहाँ पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इस तरह से धीरे धीरे जो मैंने अभी सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स बताए वो धीरे धीरे उनकी डिस्कवरी होती गई। और जब हाई पावर का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ तो उसके अंदर सेल के सारे ही जो भी ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए थे वो सब देखे गए। ठीक है, इसके हिसाब से सेल थियरी दी गई कि यहाँ पर सेल थियरी का मतलब है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके सब सेल से और उसके प्रोडक्ट से ही कंपोस्ट होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। सभी सेल्स जो होती है वो प्री एक्सिस अपने खुद का एक अस्तित्व रखती है, एक सेल दूसरी से जो होती है इंडिविजुअली सेपरेटेड होती है। अब यहाँ पर कि सेल का ओवरव्यू किस तरह का है, तो अब मैंने आपको बताया जैसे ही इलेक्ट्रॉन हाई पावर के माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो उसके अंदर और सारे ऑर्गेनल्स देखे गए। सेल के जो जितने भी पार्ट्स मैंने आपको बताए, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, राइबोसोम्स, वे सब के सब इसके ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सब ऑर्गेनल्स की धीरे धीरे डिस्कवरी हुई और कंप्लीट सेल्स के अंदर कितने ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका कैसा शेप होता है, कैसी साइज होती है, उनका पर्टिकुलर फंक्शंस क्या है, वो सब फाइंड हुआ। और माइक्रोप्लाज्मा जो थे उसके अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है 0.3 μm की। ठीक है, सेल इतना स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है कि विदाउट इलेक्ट्रॉन हाई पावर माइक्रोस्कोप के हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और हमारी कंप्लीट बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की डिफरेंट साइज़ की सेल होती है। ये देखिए आपके एनसीईआरटी की बुक में इस तरह से डायग्रामेटिकली डिफरेंट सेल्स दी गई है। यह ब्लड सेल्स है। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोप में ब्लड सेल्स का यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें तो हमें इस तरह की यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलेगी। ये वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, ये एपिथेलियम मैंने टिश्यूज़ के अंदर आपको बताया था एनिमल टिश्यूज़ में। और यह नर्व सेल जो होती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है। और यह प्लांट की सेल्स है, ट्रेकिया, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर मिलती है। ये मिसोफिल, ये दोनों प्लांट सेल है और बाकी की जो मैंने अभी आपको बताई वो सबकी सब एनिमल सेल्स थी। तो इस तरह से डिफरेंट साइज और शेप्स की सेल्स होती है। ठीक है, फिर अब बात होती है सेल्स कितनी टाइप्स की होती है। इसकी जो डिस्कवरी है उसके अकॉर्डिंग सेल्स जो होती है 2 टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, मैंने इसमें जो न्यूक्लियस बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। डीएनए और आरएनए जो होते हैं यहाँ पे विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप के इसके अंदर न्यूक्लियस में अरेंज रहते हैं, वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूनिसेलुलर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर बैक्टीरिया या फिर वायरस, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, यहाँ पे ये साइड में जो न्यूक्लियस के अंदर होता है जिसको कवर करता है, न्यूक्लियर एनवेलप वेल डेवलप होता है। और डीएनए और आरएनए न्यूक्लियर एनवेलप में न्यूक्लियोसोम्स के अंदर रहते हैं। तो ये वाली कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। जो हायर एनिमल्स से लेकर के जो अच्छे से डेवलप एनिमल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि मैंने अब जो सेल्स के पार्ट बताए थे, ये देखिए यहाँ पर वो सबके सब ऑर्गेनल्स इसमें सेम होते हैं। ये देखिए बाहर सेल वॉल है, यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, लेकिन ये न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर अच्छे से डेवलप नहीं है। ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप अच्छे से डेवलप नहीं है, वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ये है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स, और इसके बाद में ये है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो इस लाइजोसोम्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरी सेल का डायग्राम दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल का। और यहाँ पर ये बैक्टीरिया की प्रोकैरियोटिक सेल दी गई है।
ठीक है। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स के भी ऑर्गेनेल सबके सब सेम टू सेम यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के होते हैं। ओनली डिफरेंस किस में होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है क्योंकि लोअर टाइप्स के एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। अब इसके अंदर सेल एनवेलप मैंने बताया मॉडिफिकेशंस जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है इसके, और यह पाया जाता है मेनली जो यूकैरियोटिक्स एनिमल्स से, जो लोअर एनिमल्स होते हैं जिनमें सेल का वेल डेवलप वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो, वो होते हैं बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया में भी 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, जिसके अंदर ग्राम जो स्ट्रेंस बनता है सेल्स के अंदर, जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे उसमें ग्राम स्ट्रेंस बनता है जो आरएनए का इनके सिंथेसिस करता है। आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया भी 2 टाइप्स के हैं, जिसके अंदर अगर ग्राम 20 बना तो वह ग्राम पॉजिटिव, जिसके अंदर ग्राम स्ट्रेन नहीं बना वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इसमें सेल वॉल जो होती है वो जो होती है, अगर यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है तो वह ओनली 1 लेयर की बनी होती है, और इसके अंदर मीसोसोम्स जो होते हैं वह होते हैं मेम्ब्रेन सेल्स के पास में। फिर यहाँ पर इसकी वेसेल्स होती है, ट्यूबुल्स होती है, लेमिना होती है, और इसके अंदर डीएनए जो होता है वह डिप्लीकेट होकर के डिस्ट्रीब्यूट होकर के डॉटर सेल्स बनाता है। इसके आउटर मोस्ट कलर जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और यहाँ अगर वह बैक्टीरिया जो है साइनोबैक्टीरिया हुए तो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट जो होता है वह क्रोमेटोफोर्स जो होता है वह भी पाया जाता है, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। और इसके सेल्स के अंदर फ्लैजिलियस सेल्स अगर हुए, फ्लैजिलिस हुए ना, जो फ्लैजिलिस जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो इसके एक ऑर्गन की तरह से फंक्शन करते हैं कि किसी भी होस्ट वगैरह से स्टिक हो जाते हैं उसके अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। तो फ्लैजिला के अंदर फ्लेमेंट, हुक और बेसल बॉडी तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके अंदर पीली पाई जाती है और सिमरीली पाई जाती है, स्मॉल ब्रिस्टल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो इसको यहाँ पे किसी भी होस्ट के टिश्यू से अटैच करने के लिए हेल्प देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके बेसल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो अगर ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ पैरासाइट होते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर गए तो ये सारे विलाई और ये फ्लैजिली स्ट्रक्चर उसको इस होस्ट के अंदर यहाँ पर उसको सपोर्ट देने के लिए, होस्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए, यहाँ पर उसके अटैच करने के लिए हेल्प देते हैं। फिर होता है इसके अंदर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, और ये इनके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट साइज़ के होते हैं। जो राइबोसोम्स इसमें होते हैं 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, और यह फंक्शन करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। राइबोसोम्स जो डीएनए रिप्लिकेशंस के बाद प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करके सेल डिवीज़न का वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे है यहाँ पे पूरी आपकी ये सेल हो गई थी यूप्रोकैरियोटिक, जो किसके अंदर पाई जाती है, ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंदर, जो क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स। अब मैं आपको बताती हूँ यूकैरियोटिक एनिमल्स। यूकैरियोटिक एनिमल्स में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की यहाँ पर सेल का डायग्राम दिया गया। ये देखिए, ये प्लांट सेल का यहाँ पे डायग्राम है और ये एनिमल सेल का है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डायग्राम ड्रॉ करके बताया वैसा ही प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस क्या होता है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली पूरी एनिमल सेल है, जैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। इसके अंदर ओनली जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग। फिर यहाँ पे बीच में है न्यूक्लियर एनवेलप, इसके साइड में इसका कवर, और बीच में यहाँ पर सर्कल जो होता है सेंटर में वह न्यूक्लियोलस इसके अंदर, और ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस का साइड वाला कवर एनवेलप, और न्यूक्लियस के अंदर जो सेंट्रोसोम्स होता है जिसके अंदर डीएनए आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। फिर ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो इसका सेल का पावर हाउस कहलाता है क्योंकि यह एनर्जी को स्टोर करके रहता है एटीपी के रूप में। और ये गोल्जी बॉडी सेपेटस, और ये वाले जो यहाँ पे सर्कल दिख रहे हैं वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे जो अटैच दिख रही है ये वाली, ये इस तरह का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और है यहाँ पे जो सेल्स के यहाँ पे जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये सब, ये है लाइजोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनिमल सेल्स का डायग्राम था। अब यहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर देखिए वैक्यूल्स कितने बड़े साइज में, क्योंकि प्लांट सेल जो होती है वह वाटर वगैरह को एब्जॉर्व करती है, तो उसके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं उसका रिजिड स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। इसके लिए यहाँ पे वैक्यूल्स जो होते हैं वह एनिमल साइज से बिग साइज़ के होते हैं। और इसके अंदर जो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता है, थोड़ा साइड में होता है। इसके सिवाय इसकी जो प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेल वॉल, वह 2 लेयर की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड में और सेल वॉल जो बाहर होती है वह सेलुलोज, म्यूसिलेज
पेक्टिन और लेनिन की बनी हुई होती है। तो इस तरह से जितने ऑर्गेनल्स एनिमल सेल में थे इसमें भी होते हैं, केवल 2-3 मैंने आपको डिफरेंस बताए कि वैक्यूल्स इसमें लार्जर होता है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में नहीं होता है, और एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वह है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह ओनली इसी में पाया जाता है, किसमें, प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस वजह से होता है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। इसी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है, और इसी वजह से यहाँ पे ये एनिमल सेल से इसको डिफ्रेंशिएट करता है प्लांट को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये डायग्रामेटली मैंने इसके सारे स्ट्रक्चर बता दिए। अब यह 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं। थियोरेटिकल 3 पार्ट्स में सेल डिवाइड होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के लिए मैंने बता दिया था इसमें कि किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल एनिमल्स के अंदर ओनली 1 लेयर की, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, और प्लांट के अंदर 2 लेयर की, ठीक है, जो एक सेल वॉल और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 1950s के अंदर देखी गई थी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो थी वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड कार्पस जो थी उस सेल को देखी गई पहले, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखी गई। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वही जो थी वह सेल, इसकी सेल वॉल थी, ठीक है, एनिमल सेल के अंदर। और यह क्या वर्क करती है, यह देखिए, यह सेल वॉल या प्रोटेक्शन करती है एक सेल दूसरी सेल से, के जो इसके अंदर के जो ऑर्गेनिल्स होते हैं वह मिक्सचर नहीं हो, और बाहर से भी इसको आउटर मोस्ट कवरिंग देती है, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं उनको अपने अंदर स्पेस देती है। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन जो होती है वह प्रोटेक्शंस का फंक्शन करती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और प्लांट सेल के अंदर तो यह टू लेयर्स की बनी हुई होती है। यहाँ पे देखिए इसका हाई पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यह सेल वॉल्स के अंदर किस तरह से शुगर, प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, और किस तरह से फोस्फिक लेयर होती है, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, तो ये सब मिलकर के फंक्शंस करके इसके अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म को बनाते हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया गया है, ठीक है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो हाई पावर के माइक्रोस्कोप में देखा गया था, जिसके अंदर 52% प्रोटीन और 42% लिपिड्स देखा गया था। ध्यान रखिएगा, यह मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वह किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने, उनका नाम भी याद रखिएगा, निकोसन ने 1972 के अंदर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग फ्लूइड नेचर के लिपिड्स वगैरह होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो इसको रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं सेल को। न सेल हमें ड्राई दिखती है और न ही ज़्यादा जो होती है वेट दिखती है, और यह पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं इसके अंदर के फ्लूइड्स, ठीक है, जिससे ऑस्मोसिस प्रेशर्स लगता है, और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिससे अंदर इसमें सोडियम पोटेशियम पंप भी चलता है। तो इस तरह से यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है यहाँ पे एनिमल सेल के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली एनिमल सेल्स के अंदर होती है। तो फ्लूइड मोज़ेक भी यहाँ उसी सेल का दिया गया है। अब है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वह एनिमल के अंदर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में थी, लेकिन प्लांट के अंदर जो होती है वह 2 होती है, ठीक है, 2 लेयर्स के अंदर, एक प्राइमरी सेल वॉल, एक सेकेंडरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वहाँ पर बाहर वाली आउटर मोस्ट वो किसी प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है, किसी प्लांट के अंदर जो होता है वह सेलुलोज के सिवाय जो म्यूसिलेज वगैरह होता है उसकी बनी हुई होती है, ठीक है। तो यह सेल वॉल भी हो गया है। अब है एंडोप्लाज्मिक सिस्टम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है, यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सेल का डायग्राम बताया था, इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस से इस तरह की अटैच थी एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब इसका अलग सा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में डायग्राम इस तरह का बताया गया है। देखिए ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच जो है ये एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस और इससे अटैच यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके यहाँ पर 2 टाइप्स की होती है, रफ़ और स्मूथ। जो रफ़ होता है उसके यहाँ पर ये राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, इसका फंक्शंस क्या हो गया, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम भी देख लिया। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस से अटैच होती है, और यहाँ पर रफ़ वाली के ऊपर राइबोसोम्स है और स्मूथ वाली के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। और इसका फंक्शंस क्या होता है कि इसका मेन, यह एनिमल सेल्स के अंदर जो होता है लिपिड, स्टेरॉइड, हार्मोन्स को सिंथेसिस करती है, उनका ट्रांसफ्यूजन का फंक्शन करती है।
फिर आता है गोल्जी एपेटस। गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसीलिए इसे गोल्जी एपेटस कहा जाता है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। यहाँ पे गोल्जी एपेटस जो होता है सेल के अंदर इस तरह का बना होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका इंडिविजुअल डायग्राम किया हुआ है। गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया था, और इसका शेप और साइज जो होता है वो 0.5 म्यू से 1 म्यू डायमीटर्स क्या होता है। और यह क्या फंक्शन करता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आजू बाजू जो होते हैं गोल्जी एपेटस होते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशंस का फंक्शन करते हैं। फिर है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे उसकी सबसे पहले पोजीशन होती है, कि यह सेल वॉल है, यहाँ पे अटैच होते हैं लाइजोसोम्स। इन्हें सुसाइड बेग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कुछ भी आउटर कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आया तो ये उसको जल्दी से एंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, और सेल को और पूरी बॉडी को जो होती है एनिमल्स की उससे प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे ये लाइजोसोम्स को सुसाइड बेग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यह इसकी जो सेल की जो एक्टिविटी होती है प्रोटीलेज, लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों एंजाइम्स को जो होता है यहाँ पे कंट्रोल करके यहाँ पे एक्टिव एसिडिक पीएच जो होता है उसको बनाते हैं, और इसका जो यहाँ पे डाइजेशंस करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, इन सब का। तो इस तरह से लाइजोसोम्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हो गया है। फिर है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मैंने डायग्राम में बताए थे कि यहाँ पे जो ये सेल थी इसके अंदर यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह के यहाँ पे सर्कल होते हैं, ये वैक्यूल्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल्स के अंदर लार्ज साइज़ के वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वह प्लांट जो होते हैं वह एक ही जगह खड़े होते हैं। आउटर मोस्ट जो फोर्सेस वगैरह जो होते हैं उन सबको वहाँ पे स्टक करते हैं, उसको झेलते हैं, और इसके सिवाय वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। इस वजह से इनके वैक्यूल्स जो होते हैं बिग साइज़ के होते हैं, जो प्लांट को प्रोटेक्शन करते हैं, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी भी लाते हैं, और वाटर को आउटर मोस्ट फोर्सेस से प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल स्मॉल साइज़ के होते हैं, और वैक्यूल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शन वैक्यूल्स होते हैं। अमीबा के अंदर, यहाँ पे ये अमीबा है, इसके अंदर ये वैक्यूल्स है जो कॉन्ट्रैक्शंस करके उसके लिए इसका कोई ऑर्गन नहीं होता है कि फूड को इंजेक्ट करने का, इजेक्ट करने का, तो इसमें वैक्यूल ही फूड को इंजेक्ट करते हैं और यही एग्जेक्ट भी करते हैं। ठीक है, इसीलिए फूड वैक्यूल्स भी कहा जाता है। अमीबा के अंदर इस तरह से वैक्यूल्स एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन का भी फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैक्यूल्स भी हो गया है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ऑर्गेनील होता है यहाँ पे सेल का। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह का होता है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और इसकी साइज जो होती है 5 म्यू से 1.4 MU तक होती है। और यह जो होता है यह इसको क्यों पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि सेल के अंदर ATP का स्टोरेज करता है। ये देखिए इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम दिया गया है, इसके स्ट्रक्चर जो होता है ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल के अंदर था। अब इसका यहाँ पर LS और TS काट करके एनाटोमिकल स्ट्रक्चर देखा, इसमें होता है मैट्रिक्स, क्रिसिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और आउटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखा है। इसके अंदर जो जाल बना होता है छोटे छोटे, वहाँ पे इसकी लाइनिंग का जो इसको एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं वह मैट्रिक्स कहलाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर एक अहम रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि यह ATP को स्टोर करके रखते हैं। ATP जो होती है वह किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यहाँ पे एनर्जी का सोर्स होती है। ATP अगर कोई भी फूड खाते हैं एनिमल्स या प्लांट जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रिएक्शन करते, तो इसमें ATP स्टोर होती है और ADP के रूप में रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। उसके अंदर मैट्रिक्स जो होते हैं वो DNA मॉलिक्यूल्स और RNA मॉलिक्यूल्स से की सिंगल लेयर से प्रोसेस होते हैं, और इसमें राइबोसोम जो होते हैं 70S के जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास भी अटैच होते हैं। फिर आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है यह जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है जो ओनली किसके अंदर पाया जाता है, प्लास्टिड ओनली प्लांट सेल के अंदर। जितना भी वो क्लोरोप्लास्ट होता है वह पूरा स्ट्रक्चर प्लास्टिड होता है। इसमें प्लांट के अंदर 3 टाइप्स के जो होते हैं पिगमेंट होते हैं प्लास्टिड के अंदर, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को ओकर करता है प्लांट्स में। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर के कलर्स जो होते हैं, कभी हमें रेड दिखता है, कोई फ्लावर पिंक दिखता है, तो कलरफुल प्लांट के लिए क्रोमोप्लास्ट जो होता है वह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों जो होते हैं वह मिलकर के प्लास्टिड बनाते हैं, और यह ओनली प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल का ही ऑर्गेनिल होता है, एनिमल सेल में यह एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह कैरोटिनॉइड पिगमेंट की वजह से यहाँ पर इसके कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल,
ये पिगमेंट को प्लांट के अंदर बनाता है और इसका डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। मेन फंक्शन होता है इसका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करना, प्लांट के लिए फूड बनाना। ये देखिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट का भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम दिया गया है। हाई पावर के माइक्रोस्कोप में इसे इस तरह का ऑब्जर्व किया गया है। यह देखिए इसके आउटर लेयर है, इसके बाद में ये इनर लेयर है। फिर यहाँ पर जो आपको कॉइन की तरह से एक यहाँ पे एक पाई लगा हुआ है कॉइन की तरह से, यह स्ट्रक्चर इसका कहलाता है थैलेकोइड, जहाँ पे इसका ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है वो कंटेंट रहता है। इसका पूरा ग्रीन पार्ट जो होता है वह लेमिना कहलाता है, जो लीफ के अंदर जो होता है सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है लेमिना। फिर यहाँ पे ये ग्रेनम कहलाता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये यहाँ पे इसका क्लोरोप्लास्ट का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिया गया है। और क्लोरोप्लास्ट की साइज होती है 2 to 4 µ, और ये 20 to 40% सेल जो होती है इसमें मीसोफिल्स की बनी होती है, मीसोफिल्स टिश्यूज़ की, ठीक है। तो थैलेकोइड बता दिया मैंने, इसमें क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, और क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट जो होते हैं वो थैलेकोइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके अंदर राइबोसोम्स जो होता है 70S से लेकर के 80S के राइबोसोम्स मिलते हैं। फिर है राइबोसोम्स, जो मैंने सर्कल गोल बताए थे वो राइबोसोम्स थे, ठीक है। और राइबोसोम्स थे सबसे फर्स्ट जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में फाइंड किए थे। और राइबोसोम्स जो होते हैं ये क्या फंक्शन करते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पर लगे होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। जब डीएनए रिप्लिकेशन करके आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन करके बनाता है, तो आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस करके राइबोसोम से ही हेल्प लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। और राइबोसोम जो होते हैं 70S से 80S साइज़ के होते हैं, और यह 2 सब यूनिट के अंदर कंपोज होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स भी आपको समझ में आ गया कैसे होते हैं और क्या फंक्शन है इनका। फिर है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो होता है वह फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। जो मैंने आपको फ्लूइड बताया था सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा, तो उसके अंदर इस तरह का एक नेटवर्क होता है जो साइटोस्केलेटन कहलाता है। यह बहुत सारे फंक्शन करता है। यह सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और यहाँ पे मोटिविटी देता है, और उसके शेप और साइज़ को सेल के मेंटेन रखता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया पूरा साइटोप्लाज्मा। इसी का नेटवर्क जो होता है वह साइटोस्केलेटन कहलाता है। तो सेल को शेप और साइज देता है, इसकी मोटिविटी होती है जिससे सेल मूवमेंट कर सके, उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के अंदर इसका किस तरह का डायग्राम बनाया गया है, इंटरनल डायग्राम। यहाँ पे देखा आपने डायग्राम भी। अब आते हैं सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या कोई प्री एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा है। सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक डायग्राम से आपको अभी ये बता सकती हूँ, एक शॉर्ट डायग्राम से कि किस। तो यहाँ पे अब है न्यूक्लियस, ठीक है। सेंट्रोसोम्स के बाद में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं न्यूक्लियस। मैंने अभी सेंट्रोसोम आपको बताया था, ये ना डीएनए के यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स जहाँ से मिले होते हैं ये सेंट्रोसोम्स कहलाता है। जो आपको सेल यहाँ पे इसका ये हब और स्पोक कहलाता है, ये वाला पार्ट। और यह आगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं क्रोमेटिन के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो यह एनिमल सेल्स के अंदर डिवीज़न का फंक्शन करते हैं। जो आप आगे जो आपका नेक्स्ट सेशन आएगा सेल डिवीज़न, उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएगा। फिर है न्यूक्लियस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पार्ट होता है सेल का, वह कहलाता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर एक पूरा क्रोमोसोम्स का जो एक वेव होता है वह क्रोमेटिन कहलाता है। और इसके अंदर सेंटर पार्ट जो होता है न्यूक्लियोलाई कहलाता है। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वह प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जो लाइफ फ्लूइड भी कहा जाता है जिसको। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और उसके डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम्स और जीन होते हैं, जो कि ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो होते हैं पेरेंट के जेनेटिक कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियस जो होता है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिल्स कहलाता है। ये देखिए ये क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर सेंटर के अंदर है, इसीलिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि मेट्रासेंट्रिक। और जिसके अंदर इसकी देखिए वन आर्म शॉर्ट हो जाती है और दूसरी जो है वह लार्ज रहती है क्रोमोसोम्स की, तो वह वाला क्रोमोसोम है वह कहलाता है सब सेंट्रिक। और एक जो होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स जो होता है, यहाँ पे देखिए इतनी शॉर्ट आर्म हो गई है जिसके अंदर लॉन्ग आर्म, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे इसकी शॉर्ट आर्म, तो ये वाला जो होता है यह कहलाता है टीलोसेंट्रिक। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स होते हैं मेटासेंट्रिक, सब सेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। 4 टाइप्स के हो गए, सब सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एरोटेसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। ये 4 टाइप्स के क्रोमोसोम इनके स्ट्रक्चर और साइज के अकॉर्डिंग हो गए। फिर आता है माइक्रोबॉडीज़।
माइक्रोबॉडीज जो होता है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी जिसके अंदर माइक्रोबॉडीज जो होता है वेरियस एंजाइम्स को सीक्रेट करने का फंक्शंस करती है, ठीक है। इसलिए प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं, एकदम माइन्यूट वेसल्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, वो माइक्रोबॉडीज कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज आपके पूरा कंप्लीट चैप्टर सेल हो गया है। तो इससे आप पूरा कंपेरिजनली एवरी ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, उनके डायग्रामेटिकली इसकी स्टडी कर लीजिएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, आप एक बार इसको अच्छे से समझ